नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र प्रेमी मान्यवर एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के प्रचार प्रसार हेतु एवं इस अनमोल शास्त्र को घर घर पहुँचाने के लिए हमने यह ऑनलाइन निःशुल्क ज्योतिष शास्त्र सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। हमें खुशी है कि हमारे द्वारा किए गए इन प्रयासों का आप बड़े उत्साह से लाभ उठा रहे हैं। और हाँ, यह शास्त्रीय जानकारी है, तो अगर आप बीच में ही किसी भी वीडियो पर पहुंच जाते हैं तो सही पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपसे अनुरोध है, आप क्रमवार भाग 1 से देखना शुरू करें। इसीलिए हमने स्वतंत्र प्लेलिस्ट बनाई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए विषय की शुरुआत करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। पंचांग ज्योतिष का मतलब आकाश में दिखाई देने वाला प्रकाश या तेज है। इस तेज को ज्योतिष ज्ञान और ज्योतिष ज्ञान प्राप्त करने वाला शास्त्र यानी ज्योतिष शास्त्र है। ऐसी ज्योतिष शास्त्र की परिभाषा बताई गई है। साथ ही आकाश में ग्रह, राशि, नक्षत्र, इनका नक्शा मतलब कुंडली है। इस नक्शे में राशि एवं ग्रह कौन से स्थान में लिखे जाए, इसका ज्ञान पंचांग में होता है। इसीलिए कुंडली बनाने के लिए पंचांग का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आम इंसान एक बार ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन वह पंचांग में विश्वास जरूर करता है, क्योंकि घर में किसी भी शुभ कार्य का मुहूर्त हम ज्योतिषी या गुरुजी के पास जाकर निकालते हैं और उस मुहूर्त पर ही वह शुभ कार्य किया जाता है। बच्चे का जन्म होता है तो गुरुजी की मदद से उसका नामकरण किया जाता है। हर एक घर में नए साल का कैलेंडर होता है। यदि अधिक जानकारी वाला कोई व्यक्ति है तो पंचांग को भी घर में रखा जाता है। उसमें जो चीज़ें बताई गई है वह की जाती है, या फिर कोई भी चीज़ करने के लिए उसका आधार लिया जाता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने के लिए, कुंडली की संरचना को समझने के लिए पहले हमें पंचांग क्या है यह समझना आवश्यक है। उसका ही अध्ययन अब हम करने वाले हैं। पंचांग हिंदू प्रणाली की काल गणना का कोष्टक है, जो बहुत प्राचीन काल से आज तक चला आ रहा है। आधुनिक काल की वेधशालाओं द्वारा किया गया मौसम का पूर्वानुमान एक बार गलत हो सकता है, किंतु पंचांग में सूर्य और चंद्रमा के उदय और अस्त होने का समय बिल्कुल भी गलत हो नहीं सकता। नियत दिन पर ही ग्रहण होता है। यह पंचांग के वास्तविक महत्व को रेखांकित करता है। वास्तव में पंचांग क्या है? ज्योतिष शास्त्र में सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा की गति के कारण काल की गणना 5 अंगे मानी गई है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये वो 5 अंग हैं। चूँकि वे 5 है, इसलिए उन्हें पंचांग कहा जाता है। अब हम काल के इन 5 अंगों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तिथि मतलब क्या, इसको हम समझ लेते हैं। हम अभी अमावस्या या पूर्णिमा के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। वे तिथि से संबंधित है। अंतरिक्ष में सभी ग्रह लगातार भ्रमण करते रहते हैं। इसका हमने पहले ही अध्ययन कर लिया है। उसमें सूर्य एवं चंद्रमा अंतरिक्ष में भ्रमण करते समय एक विशिष्ट समय पर एक साथ आते हैं, तब उस तिथि को अमावस्या कहा जाता है। साथ ही सूर्य और चंद्रमा भ्रमण करते समय जब आमने सामने आते हैं, तब उस तिथि को पूर्णिमा कहा जाता है। अर्थात
सूर्य चंद्रमा की गति अमावस्या से पूर्णिमा तक और पूर्णिमा से अमावस्या तक निर्धारित होती है। यह गति जब शुरू होती है तब सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी 12 डिग्री होती है। समय या काल के इस अवधि को तिथि कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने चारों ओर घूमती है। उसे घूमने के लिए 60 घटिका लगते हैं। इन 60 घटिकाओं में एक 360 अंश का मार्गक्रमण होता है। तदनुसार 6 अंश को एक घटिका यह प्रमाण आता है। इसका मतलब है कि 12 अंश को 2 घटिका, यानी एक तिथि में 2 घटिका होती है। प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 15 और पूर्णिमा से अमावस्या तक कुल 15 तिथियां हैं। इसे ही हम मास या महीना कहते हैं। पंचांग या कैलेंडर में हमने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष पढ़ा होगा। पूर्णिमा से जब चंद्रमा सूर्य से आगे 15 तिथि बढ़ता है, उस पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं और अमावस्या से पूर्णिमा तक के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, ऐसी 15 तिथि और फिर वापस प्रतिपदा से चतुर्दशी के बाद अमावस्या आती है। अमावस्या ही अंतिम तिथि होती है। अब हम वार क्या होता है यह समझ लेते हैं। हम सभी वार को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी रोज की दिनचर्या में वार का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी को रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यह शनिवार, यह 7 वार ज्ञात होते हैं। इन 7 वारों के समूह को हम सप्ताह कहते हैं। लेकिन वास्तव में वार क्या है, इसका हम अध्ययन करेंगे। आम बोलचाल की भाषा में वार का मतलब दिन होता है। सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय की अवधि को वार कहा जाता है। ग्रहों के नाम पर यह रखे गए हैं। सभी ग्रहों का राजा होने के कारण सप्ताह की शुरुआत रवि से हुई है। हर एक वार को पूरा होने में 24 घंटे या 60 घटिका लगती है। काल मापन के अगले भाग को हम नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र किसे कहते हैं, इसका हमने पहले ही विस्तार से अध्ययन किया है। अंतरिक्ष में विशिष्ट तारा के समूह को नक्षत्र कहते हैं। यह नक्षत्र कई वर्षों से स्थिर स्थिति में है। ऐसा नहीं कि यह स्थिर नक्षत्र समान दूरी पर है। इसीलिए सूर्य के क्रांतिवृत्त मार्ग पर नक्षत्र मंडल का निश्चित प्रारंभ स्थान है। वहाँ से संपूर्ण क्रांतिवृत्त के कुल 27 काल्पनिक भाग किए गए हैं। हर एक भाग को नक्षत्र कहा जाता है। अर्थात जब चंद्रमा आकाश में घूमता है तो उसके एक भाग के चलने के काल को नक्षत्र कहा जाता है। एक गोलाकार 360 अंश का होता है। इसे 27 भाग में विभाजित करने के बाद हर एक नक्षत्र की सीमा 13 अंश 20 कला आती है। चंद्रमा को परिक्रमा करने वाले इस नक्षत्र को चंद्र नक्षत्र कहा जाता है। चंद्रमा की दैनिक गति 12 अंश से 15 अंश के बीच कम ज़्यादा होती रहती है। इसीलिए उसका नक्षत्र भ्रमण भी कम ज़्यादा काल में होते रहता है। पंचांग में दैनिक नक्षत्र दिए रहते हैं। पंचांग में कुल 27 नक्षत्र दिए हुए हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृग, आद्रा,
पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूळ। पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शततारका, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती। इन नक्षत्रों के अलावा अभिजीत नाम का एक और नक्षत्र है, लेकिन उसकी व्याप्ति स्वतंत्र नहीं है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का अंतिम चरण यानी 3 अंश 20 कला और श्रवण नक्षत्र का पहला चरण अभिजीत नक्षत्र माना जाता है। काल मापन का अगला महत्वपूर्ण भाग योग है। चंद्रमा और सूर्य के भोग को घटने के बाद तिथि मिलती है, यह हमने देखा। यही भोग को जोड़ना मतलब योग होता है। सूर्य और चंद्रमा की गति को जोड़कर उसे 13 अंश 20 कला से भागाकार करने के बाद योग बनता है। सूर्य की दैनिक गति लगभग 1 अंश इतनी होती है। इन दोनों सूर्य और चंद्र की दोनों की मिलकर दैनिक गति लगभग 13 अंश 10 कला इतनी होती है। इन दोनों को जोड़ा जाए तो कुल 849 कला 43 विकला आती है। इसमें 800 कलाओं में जाने के लिए सूर्य और चंद्रमा की गति के काल को एक योग लगता है। नक्षत्र के तरह योग भी 27 है। विष्कंभ, प्रीति, आयुष्यमान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरियान, परीख, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुल्क, ब्रह्मा, ऐन्द्र आणि वैद्युति। कोई भी मुहूर्त या समय अच्छा है या बुरा है, यह तय करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में योग का उपयोग किया जाता है। काल मापन का अंतिम भाग करण है। करण के बारे में संक्षिप्त में कहा जाए तो तिथि का आधा हिस्सा करण होता है। मतलब एक तिथि में 2 करण होते हैं। तिथि के जैसे ही सूर्य के आगे 6 अंश जाने के लिए चंद्रमा को जो अवधि लगता है उसे करण कहते हैं। कुल 11 करण है। उसमें 2 प्रकार है, बल, वालव, कौलव, तैतील, गर, वाणिज, विष्टि। यह पहले 7 करण चर करण कहा जाता है और शेष शकुनी, चतुष्पाद, नाम और नितुष्ण, इन 4 करणों को स्थिर करण कहा जाता है। पहले 7 करण मतलब चर करण यह शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होते हैं और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से पूर्वार्ध तक कुल 56 करण बार आते हैं। उसके पश्चात कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध में शकुनी, अमावस्या के पूर्वार्ध को चतुष्पाद और अमावस्या के उत्तरार्ध में यह करण आते हैं। इस तरह हमने काल मापन के 5 महत्वपूर्ण अंगों के बारे में विस्तार से समझा। चूँकि यह सभी 5 अंग एक दूसरे से संबंधित है, इसीलिए आपको हर एक अंग का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, तभी आप पहले अंग को समझने में सक्षम होंगे। काल गणना। अब हम काल गणना के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ज्योतिष के प्रारंभ से ही अपने यहाँ काल गणना की शुरुआत हुई है। आज हर एक कैलेंडर में शक, संवत और सन का उल्लेख आता है। भारतीय काल गणना का अध्ययन करते समय 3 बातों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण और आवश्यक है।
भारतवर्ष के विभिन्न शासकों ने एक विशेष वर्ष से काल गणना का प्रारंभ किया है। इसी वजह से बहुत सारी काल गणना का उदय हुआ, लेकिन उनमें से कुछ काल के प्रघात में अपना अस्तित्व टिका नहीं पाए। उनमें से 3 काल गणनाएं मुख्य रूप में मौजूद है। उन्हें आज भी ध्यान में रखा गया है। सबसे पहले हमने शक काल गणना के बारे में जानेंगे। बहुत साल पहले पैठण नगरी में शालिवाहन नाम का राजा था। इस राजा के नाम से शालिवाहन शक बोलने का प्रघात शुरू हुआ। शालिवाहन राजा की कारकिर्द बहुत शानदार थी। साथ ही इस विद्वान राजा ने अपनी संस्कृति, प्राचीन विज्ञान आदि महत्वपूर्ण विषयों को पुनरुज्जीवन किया। उसके इस कार्य को हमेशा याद रखा जाए, इसीलिए उसी के नाम से शालिवाहन शक शुरू हुआ। माना जाता है कि विक्रम संवत के 135 साल बाद इस राजा के काल गणना की शुरुआत हुई। इस काल गणना का शक यह विशेष नाम है, जो सामान्य रूप से अन्य काल गणनाओं को भी लागू किया जाता है। शक और ईस्वी सन के बीच 78 साल का अंतर है, इसीलिए ईस्वी सन से 78 साल कम करने के बाद शालिवाहन शक आता है। शक का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी गुड़ी पाड़वा से होता है। ज्योतिष शास्त्र में शक यह शब्द प्रचलित होकर उपयोग में लाया जाता है। सभी पंचांग में यह शब्द उपयोग किया होता है। भारतवर्ष के साथ जिन देशों में हिंदू सभ्यता संस्कृति का अस्तित्व था, उन सभी देशों में काल गणना होने के प्रमाण दिए जाते हैं। काल गणना की दूसरी पद्धति विक्रम संवत है। प्राचीन काल में उज्जैनी नगरी में विक्रमादित्य नाम का राजा था। इस राजा द्वारा शुरू किए गए काल गणना का नाम संवत है। प्राचीन काल में उज्जैन नगरी एक वेधशाला के रूप में सुप्रसिद्ध थी। उनकी काल गणना चंद्रमा पद्धति की है। संवत काल गणना बंगाल को छोड़कर सभी प्रांतों में, खासकर गुजरात में आज भी प्रचलित है। नर्मदा नदी के उत्तर में इस संवत काल गणना का प्रारंभ मतलब नए साल का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से करते हैं। साथ ही महीने का प्रारंभ पूर्णिमा से समझते हैं। अपने यहाँ इस काल गणना का प्रारंभ कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से होता है। काल गणना की तीसरी पद्धति ईस्वी सन है। अपने यहाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित और व्यापक रूप से उपयोग होने वाला अंग्रेजी कैलेंडर ईस्वी सन पद्धति का है। माना जाता है कि इस काल गणना की शुरुआत राजा जूलियस सीजर के शासनकाल में हुई। ईसा मसीह के जन्म से ईस्वी सन शुरू हुआ। इस पद्धति में नए साल का आरंभ 1 जनवरी से होता है। अंग्रेजी कैलेंडर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यह 12 महीने होते हैं। इनमें से जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर यह महीने 31 दिन के और शेष 30 दिन के हैं। जिस वर्ष के अंक को 4 से विभाज्य किया जाता है, उस वर्ष फरवरी का महीना 29 दिनों का और शेष वर्षों में फरवरी का महीना 28 दिनों का होता है। इसी प्रकार अंग्रेजी वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। अब तक हमने काल गणना की पद्धतियों को समझा। अब हम खगोल शास्त्र से संबंधित कुछ और परिभाषाएं देखेंगे, जिनका अध्ययन ज्योतिष सीखने के लिए आवश्यक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि अयन क्या है।
संक्षेप में अगर बताया जाए तो अयन का अर्थ किसी एक विशिष्ट दिशा में जाना होता है। एक सौर वर्ष में 2 अयन होते हैं, एक उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन होता है। उत्तरायण का अर्थ है उत्तर दिशा की ओर जाना और दक्षिणायन का अर्थ है दक्षिण दिशा की ओर जाना। पृथ्वी अपने साथ सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य उत्तर एवं दक्षिण दिशा की ओर दिखाई देता है। सूर्य जिस दिन मकर राशि में प्रवेश करता है उस दिन से उत्तरायण का प्रारंभ होता है। एक सौर वर्ष में 2 आयन होने की वजह से एक आयन 6 महीने का होता है। आमतौर पर 24 जनवरी को मकर संक्रांति होती है। इस अवधि के दौरान सूर्य मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन इन 6 राशियों से गुजरता है। इस समय सूर्य की दिशा उत्तर से शिशिर, वसंत, ग्रीष्म इन ऋतुओं से होती है, इसीलिए उसे उत्तरायण कहा जाता है। उत्तरायण में दिन बड़ा और रात छोटी होती है। इसके बाद 15 या 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में जाता है। उस दिन से दक्षिणायन प्रारंभ होता है, इसे कर्क संक्रांत कहते हैं। इस अवधि के दौरान सूर्य अगली 6 राशियाँ मतलब कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशि से होकर गुजरता है। तब वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु होते हैं। दक्षिणायन मतलब रात बड़ी और दिन छोटा होता है। चंद्रमा की कलाओं का मतलब उसके आकार पर निर्भर काल गणना की पद्धति में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन यह 12 महीने होते हैं। इन्हें चंद्रमास कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा के गठबंधन को अमावस्या कहा जाता है। एक अमावस्या से दूसरे अमावस्या तक की अवधि को चांद्रमास कहते हैं। चंद्र वर्ष 354 दिन का होता है, इसीलिए 33 चंद्रमास के बाद एक अधिक मास आता है। चांद्रमास के बाद हम ऋतुओं के बारे में जानेंगे। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। 2 महीनों का एक ऋतु के अनुसार 6 ऋतु होते हैं। अब हम ज्योतिष के अध्ययन के लिए आवश्यक खगोल शास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं का संक्षेप में जानते हैं। क्रांति वृत्त क्या है? हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती है। यह भ्रमण लंबे अंडाकार चक्र में होता है। पृथ्वी की इस भ्रमण कक्षा को क्रांति वृत्त कहा जाता है। अक्षांश का क्या है? पृथ्वी पर खींची गई आड़ी काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है। विषुव वृत्त क्या है? पृथ्वी के पीठ पर जिन अक्षांश की कल्पना की जाती है उनके मध्य भाग के अक्षांश को विषुव वृत्त कहा जाता है। कर्क वृत्त क्या है? 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क वृत्त कहा जाता है। इसी तरह मकर वृत्त का अर्थ है 23.5 दक्षिण अक्षांश को मकर वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से खींची गई खड़ी काल्पनिक रेखाओं को रेखावृत्त कहा जाता है। 2 रेखावृत्त के बीच की दूरी को रेखांश कहते हैं। इन सभी खगोलीय परिभाषाओं को हमने स्कूल के पाठ्यक्रम में अध्ययन किया होगा। अब हम कुछ और परिभाषा सीखते हैं। आइए पहले देखें कि संपात क्या है। विषुव वृत्त को क्रांति वृत्त जहाँ स्पर्श करता है उसे संपात कहते हैं। पहले छेदन बिंदु को वसंत संपात या मेष संपात कहा जाता है। दूसरे छेदन बिंदु को शरद संपात या तुला संपात कहा जाता है। आकाश मंडल में तारों की स्थिति का वर्णन करने के लिए भोग एवं शर इन परिणामों का उपयोग किया जाता है। क्रांति वृत्त पर
वसंत संपात बिंदु से पूर्व पश्चिम ध्रुव को भोग कहा जाता है। साथ ही क्रांति वृत्त के उत्तर दक्षिण का जो अंतर मापा जाता है उसे शर कहा जाता है। इसके अलावा विषुव वृत्त से वसंत संपात से पूर्व पश्चिम ध्रुव को विषुव काल के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के एक एक विषय का हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। चूँकि यह विज्ञान है और हम बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आज आप यह सीख जाते हैं तो आपको पक्का ज्योतिष सीख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। ज्योतिष के प्रति आपके मन में सम्मान अवश्य बढ़ा होगा। यह सीखने के लिए उत्साह भी बढ़ा होगा। लेकिन यह भी सच है, चूँकि यह वैज्ञानिक जानकारी है, एक बार सुनने से उसे समझने की संभावना कम है। इसीलिए वीडियो फिर से तब तक देखें जब तक विषय पूरी तरह से समझ में ना आए। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। प्रश्न पूछते समय #एस्ट्रोगुरुमा लिखकर प्रश्न की शुरुआत करें। आपके प्रश्न का उत्तर देना मेरी जिम्मेदारी होगी। यदि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है तो हम उस पर अलग से वीडियो बनाने का भी प्रयास करेंगे। हर वीडियो को बनाने में हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप स्क्रीन पर कुछ और वीडियो देख सकते हैं। ज्योतिष के अध्ययन के लिए यह सभी महत्वपूर्ण है, तो उनका आप लाभ उठाएं। ज्योतिष का अध्ययन करते रहें। अगले वीडियो में की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।